नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए के 11वें दौर की बातचीत पूरी। वस्तुओं, सेवाओं और निवेश से संबंधित बाजार पहुंच पर केंद्रित रही वार्ता। 2 चरणों में समझौता लागू करने पर बनी सहमति। रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पुतिन और ज़ेलेंस्की से करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते उत्तर भारत में आज से 24 तारीख तक गर्मी से राहत मिलने के आसार। और दीव में आज से पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत। 6 दिन 6 स्पर्धाओं का रोमांच। देश भर से 1000 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। और आइए खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत की पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति कैसी है, इस विषय पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को जानकारी देंगे। वर्तमान विदेश नीति विकास पर भी ब्रीफिंग होगी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। विदेश सचिव समिति को विदेश मामलों के विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं। भारत के पक्ष को विदेश में रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए किए जा रहे प्रतिनिधिमंडल को भी कल विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी होगी। इसके अलावा 10 मई को हुए दोनों पक्ष के बीच सीजफायर सहमति के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसके बाद के एक्शन में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। फिर 10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था। ये सीज फायर अभी तक जारी है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। और इसके लिए सरकार की ओर से सभी दलों की टीम बनाकर 7 प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय डेलीगेशन की यह यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। विभिन्न एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की, जिन्हें आखिरकार ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई सावधानीपूर्वक बनी योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बल ने जमीन,
हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वायुसेना का मजबूत हवाई रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। साथ ही पिकोरा और OSA-AK को एक लेयर डिफेंस ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया। इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने एयर एसेट्स के रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को सक्षम बनाया। इससे भारतीय सेना हवाई खतरों को कुशलतापूर्वक बेअसर कर सकी और पूरे संघर्ष के दौरान नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस को बनाए रख सकी। इसके साथ ही भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैनपेट्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की सैम्स तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गईं। ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में सहायक थीं। पाकिस्तान के लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रही। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र में दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप CBG को तैनात किया। इसने समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। CBG ने एक पावरफुल एयर डिफेंस शील्ड बनाए रखी, जिसने खासकर मकरान तट से दुश्मन की हवाई घुसपैठ को नाकाम कर दिया। नौसेना की उपस्थिति ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई और अपने पश्चिमी समुद्र तट पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से रोका। नौसेना के पायलटों ने 2400 घंटे उड़ानें भरी, जिससे इस क्षेत्र में भारत की तत्परता और रणनीतिक पहुंच का प्रदर्शन हुआ। नेवी के समुद्र पर नियंत्रण ने और खतरे के माहौल में एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आज से शुरू हो रही ये यात्रा 24 मई तक चलेगी। डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री की ये मुलाकातें द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना भी शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की है। साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। IMF रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। IMF की यह रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए, ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ना हो।
भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों के समर्थन देने में कर रहा है। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, एक बात तो साफ है कि अगर पाकिस्तान को IMF से ऋण चाहिए तो अब पारदर्शिता दिखानी होगी। किस लिए आपने ये पैसा लिया है, किस विकास के लिए लिया है, वो विकास अब आपको पारदर्शिता के साथ करना होगा। कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेताया गया है और कहीं ना कहीं भारत का दबदबा भी यहां नजर आता है, क्योंकि हमने देखा कि रक्षा मंत्री ने साफ कहा था IMF को कि एक बार इस राशि पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल संध्या, क्योंकि ना सिर्फ पुनर्विचार इसको माना जा सकता है बल्कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जो उसका दाव है वो उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि IMF ने जिस तरीके से 11 नई शर्तें जो रखी हैं, यानी जो पाकिस्तान का साल 2026 का बजट होगा उसकी जानकारी जो है पहले IMF को दी जाएगी, उसके अनुसार उसको बनाना होगा। और उसके साथ साथ खासतौर से कृषि के लिए आयकर कानून की बात इसमें कही गई है, जिससे कहीं ना कहीं जनता पर जो बोझ है वो पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा कई और ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। कोई भी द्विपक्षीय समझौते के तहत जो भुगतान है वो पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, इस बात की जानकारी इसमें दी गई है बिना IMF की अनुमति के। तो भले ही IMF की तरफ से एक हम कह सकते हैं आर्थिक मदद, एक जो $1 बिलियन का जो फंड है वो दिया गया हो, लेकिन 11 नई शर्तें जो इसमें लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है ये बताने के लिए काफ़ी है। और जिस वजह से लगातार भारत जो है विरोध जता रहा था, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से इस फंड का दुरुपयोग करता है, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरीके की निगरानी जो है इन शर्तों के जरिए वो रखी जा सकेगी कि कैसे पाकिस्तान जो है इस फंड का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ देखिए इसका जो असर है किस तरीके से वो नजर आएगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की। अगर बात की जाए, जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कृषि पर आयकर की जो बात कही गई है, यानी जो सभी राज्य हैं वो किस तरह का एक नया कानून जो है वो बनाते हैं जिससे सीधा जनता पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बिजली और गैस की, तो वार्षिक इसका पुनर्मूल्यांकन करने की बात कही गई है, जिससे संभावना यही है कि आने वाले समय में इनकी जो दरें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, किस तरह की बदहाल अर्थव्यवस्था रही है वो हर कोई जान रहा है। और ऐसे में अब एक आर्थिक मदद जो ली गई, शायद ये सोचकर कि इसका क्या वो इस्तेमाल करेंगे, अक्सर दुरुपयोग किया जाता था, लेकिन अब वो उसी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आएगी। संध्या जी बिल्कुल मुकुल, यानी कि सशर्त विकास आपको करना पड़ेगा। जिस मद के लिए आपने राशि मांगी है वो आपको पारदर्शिता के साथ दिखानी भी होगी कि उसका उपयोग कहाँ किया गया है और किस तरह से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक पर भारतीय सैन्य बल का कड़ा रुख लगातार जारी है। डीकेपोरा इलाके में सैन्य अभियान के तहत आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सेना की 34RR SOG शोपियां CRPF 178 बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। कार्रवाई में 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 लाइव राउंड्स और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। इस मामले में शोपियां पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोफेसर ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ राइट थाना में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। पहली FIR जठेड़ी गांव के सरपंच की शिकायत पर हुई है, वहीं दूसरी FIR हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज की गई है। ये मैडम रेणु भाटिया महिला चेयरपर्सन पंचकुला, उनकी कंप्लेंट पर एक FIR लॉन्च हुई है। प्रोफेसर अली है अशोका यूनिवर्सिटी के, और वो आज अरेस्ट किए हैं, तो उनका आज पुलिस रिमांड लेके आ रहे हैं हम। अभी पूछताछ चल रही है उसमें। वहीं उत्तर प्रदेश ATS ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रामपुर निवासी शहजाद पुत्र अब्दुल बहाब के रूप में हुई है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और चोरी छिपे भारत और पाकिस्तान के बीच
कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार से लेकर आता है और इसकी आड़ में आईएसआई के लिए काम करता है। और न्यूज़ 10 में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 13 मई को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद कमेटी ने याचिका के जरिए सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकीलों, मंदिर पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 5 मई को एएसआई के वकील ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील को रिजवाइंडर दाखिल करने का वक्त दिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रविवार को बेंगलुरु दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन केंद्र के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा भी की। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र में हो रहे बदलावों और प्रगति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और साफ सफाई पर आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन दिया। केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दूरदर्शन केंद्र के परिसर में एक पौधा भी लगाया और सभी की खुशहाली की कामना की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। वो 20 मई तक वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान वो अमेरिकी वाणिज्य सचिव और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक करेंगे। साथ ही भारत के व्यापार वार्ता में विशेष सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की इस वर्ष दूसरी अमेरिका यात्रा है, जो फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद तय हुई बातचीत का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच बातचीत को साल के अंत तक अंतिम रूप देने की कोशिश जारी है। साथ ही 8 जुलाई से पहले एक अंतरिम समझौते की संभावना भी तलाशी जा रही है, जिससे 90 दिन की डेडलाइन खत्म होने पर आपसी टैरिफ टकराव टाला जा सके। भारत और यूरोपीय संघ ने एफटीए के 11वें दौर की वार्ता पूरी कर ली है। दोनों पक्ष 2 चरण में मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 16 मई को 11वें दौर की वार्ता पूरी हो गई। दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार परिदृश्य, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजना को देखते हुए 2 चरणों में समझौता लागू करने पर सहमत हुए हैं। 11वें दौर की वार्ता खासकर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश से संबंधित बाजार पहुंच पर केंद्रित रही। भारत ने 2 चरण में व्यापार समझौते लागू करने की नीति ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की थी और अब अमेरिका के साथ वार्ता में भी इसी पर काम कर रहा है। इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में ईयू के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त के साथ समझौते की प्रगति पर चर्चा की थी। बांग्लादेश से आयात पर भारत ने बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया को साफ संदेश दिया है, व्यापार में बराबरी, रिश्तों में गरिमा, यही है भारत की नीति।
भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इन सामानों की भारत में एंट्री सिर्फ नावा शेवा पोर्ट और कोलकाता बंदरगाह के जरिए ही हो सकेगी। जमीनी रास्तों से इन वस्तुओं का आयात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में रेडीमेड वस्त्र, फल, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कपास और धागे का अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी तैयार माल, लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। इन वस्तुओं को अब न तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किसी लैंड पोर्ट से भारत लाया जा सकेगा और न ही पश्चिम बंगाल के चंग्राबंधा और फुलबारी LCS से। हालांकि मछली, LPG, खाद्य तेल और क्रस्ट स्टोन जैसे कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ये नियम नेपाल और भूटान को ट्रांजिट के तौर पर भेजे जाने वाले बांग्लादेशी माल पर भी लागू नहीं होगा। भारत का ये कदम सिर्फ व्यापारिक नीति का हिस्सा नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई भी है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों जैसे धागा, चावल, तंबाकू और दूध के पाउडर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। यहाँ तक कि भारत से गुजरने वाले बांग्लादेशी ट्रांजिट माल पर अतिरिक्त शुल्क भी थोप दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स का 93% हिस्सा अब तक भारत में भूमि मार्ग से आता था, जो अब बंद हो चुका है। देश भर में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। हमारी मेक इन इंडिया की पॉलिसी है और जिस प्रकार से पिछले दिनों में उसके चलते भारत सरकार ने फैसला किया, स्वागत योग्य है। और हमारे यहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसेस फूड की कोई कमी नहीं है। सरकार देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाएगी, हम उसके कदम के साथ हैं। और वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरल में 24 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 24 मई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया गया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। एनसीसी कैडेट्स की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इस दल में 5 लड़के और 5 लड़कियां सहित कुल 10 कैडेट, 4 अधिकारी, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और 10 नॉन कमीशन ऑफिसर शामिल थे। एवरेस्ट मिशन से पहले अभ्यास के लिए उन्होंने माउंट अबिगमिन पर चढ़ाई की थी। इसके बाद 15 कैडेट्स को सियाचिन बेस कैंप में तकनीकी और सर्दियों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जिनमें से 10 को एवरेस्ट अभियान के लिए चयनित किया गया। कठिन मौसम और दुर्गम मार्ग के बावजूद कैडेट्स ने एवरेस्ट शिखर पर तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। वहीं खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आज से भारत के समुद्र तटों तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 6 दिनों तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में हिस्सा लेंगे। इन खेलों का समापन शनिवार को होगा। पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सैपक टकरा, पेनकॉक सिलाट और ओपन वाटर तैराकी शामिल होगी। प्रदर्शनी खेलों में मलखंभ और रस्साकशी शामिल होंगे।
वहीं बात की जाए आईपीएल की तो इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स अगर ये मैच जीत जाती है तो उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी। अगर हार गई तो टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। लखनऊ के 11 मैचों में 10 पॉइंट्स हैं और उसके 3 मैच अभी बाकी हैं। वहीं प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैदराबाद के 11 मैचों में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हैं। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।